क्रांतिकारी इस्तेमाल करते हैं। साथियों, इस ब्लॉक के चुनाव में इस गांव से इस बार हमने एक हमारे साथी को उतारा है, नौजवान साथी है और आपसे वोटों की अपील के लिए आए। लेकिन सोचने की बात यह है, जब एक नौजवान की शिक्षा ग्रहण करने की उम्र हो, जब रोजगार और कंपटीशन तैयारी करने की उम्र हो, उस वक्त वो लोग राजनीति के क्षेत्र में क्यों चले आते हैं? क्या आपको लगता है इस चीज का किसी को शौक पड़ा है? क्या आपको लगता है इस झंडे की राजनीति किसान और मजदूर के लिए घूमने वाले लोग अंबानी और टाटा के घरों से हो सकते हैं? आपके गांव में मेरे सामने प्रताप जी बैठे, हम 11वीं क्लास से लगातार किसानों की मांगों को लेकर के इस इलाके में लगातार उनके साथ भी घूमे और उनके अलावा भी घूमे। क्या लगता है कि हमें इस बात का शौक हो गया क्योंकि किसान और मजदूर की बात को लेकर के हम गांव गांव घूमते हो? जब हमारा कंपटीशन की तैयारी करने का समय हो, बीच में हम निकल करके नौजवान के हक की बात करें, इसके पीछे कारण क्या हो सकते? इसके पीछे बड़े कारण ये, इस देश के अंदर ब्रिटिश कंपनी आई, 200 साल तक राज कर रही थी। उससे आजादी दिलाने के लिए जो हम पर जुल्म और सितम हो रहे थे, उनसे निजात दिलाने के लिए इस देश के क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी, अपना खून बहाया और ये सपना देखा कि आने वाला हमारा मुल्क खुशहाल मुल्क होगा, वहां का किसान मजदूर नौजवान महिला सब खुशहाली से रहेंगे। लेकिन नतीजा क्या था? नतीजा था 0 सन्नाटा। हम ये सोचते थे हमारे गांव खुशहाल होंगे। ये गांव खुशहाल की बात इसलिए कह रहा हूं कि किताबों में लिखा आप पढ़ते हैं कि भारत गांव का देश। क्या हमारे गांव के देश की कल्पना हमने ये सोचकर की थी कि सड़क पर इस प्रकार से कीचड़ होगा? क्या गांव की कल्पना हमने इसलिए की थी कि शिक्षा के लिए टीचरों की नियुक्ति के लिए उनको दर दर भटकना पड़ेगा? गांव में चिकित्सालय में चिकित्सक नर्स स्टाफ और उनका सामान नहीं होगा, उसके लिए बार बार लिखना बोलना, बड़े नेताओं के ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ेंगे। बिजली की पूरी आपूर्ति नहीं होगी, बार बार बोलना गिड़गिड़ाना पड़ेगा। क्या इस बात के लिए हम लोगों ने आजादी पाई थी? सोचा नहीं सोचा। क्या इस बार के चुनाव में किसके साथ होंगे? कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस, दोनों सांस ना तो लागना चले गए, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। नतीजा तुम्हारे हाथ क्या लगा? यही दर दर की ठोकरें खाना। आज रोजगार के लिए नौजवान भटक रहा, किसान अपने खेतों के हिस्से में पानी को, खड़े नाले को, विद्यार्थी शिक्षा के लिए चिकित्सा के लिए भटकना पड़ता। हमारा एक गलत फैसला आने वाले 5 सालों के लिए हमारे सामने मुसीबतों के पहाड़ पैदा कर देता। और मुसीबतों के पहाड़ हम पैदा करते तो हमारा फर्ज बनता हम उसका निराकरण करें। निराकरण कैसे करोगे? जो राजनीतिक पार्टियां तुम्हें वोट एक डिस्पोजल की तरह समझती है, वो तुम्हें इंसान नहीं समझती, वो तुम्हें सिर्फ वोट समझती है। तो चुनावों के समय आती है ये दाती हथौड़ा और सितारे की पार्टी और इसके जाबाज लोग आपके सामने बगैर चुनाव के भी आते रहे। 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2015 से 2020, ये 15 साल की जिला परिषद के अंदर इन 3 योजनाओं में हमारे 3 जाबाज लोग 2005 से 10 तक कॉमरेड बलवान, उसके बाद कॉमरेड राजू और उसके बाद कॉमरेड मंगेश, एक उम्मीदवार चुन करके गए। लेकिन जिला परिषद को 15 सालों में गुंजायमान रखा। इलाके के किसान मजदूर नौजवान विद्यार्थी और महिलाओं कर्मचारियों के हितों की बात को लेकर के वहां पर लड़ते और बोलते रहे, उसके अलावा कोई बोलने वाला नहीं। खामोशी छाई हुई। जब जुल्म और सितम बढ़ता है और कहीं खामोशी बढ़ जाती है तो हालात बड़े खतरनाक होते हैं। लोहिया जी की एक बात बड़ी मशहूर है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा और बदचलन हो जाती है। वो इसलिए कि वहां पर हमारे हितों के और हमारे हकों के लिए नीतियां नहीं बनती, जिसका खामियाजा हमें दर दर भटक कर लेना पड़ता है। आप जानते हैं हिंदुस्तान की सरकार ने किसानों के बिल लेकर के आई। ये बिल नहीं, ये किसान की खेती की मौत है। वो कह रहे हैं कि आपकी खरीद कहीं भी की जा सकेगी। क्या ललाना गांव का कोई किसान या
फसल को खरीदने वाला तमिलनाडु के अंदर जाकर के मक्का खरीद सकता है? और क्या तमिलनाडु का वहां का कोई छोटा मोटा खरीदने वाला राजस्थान में आके बाजरा खरीद लेगा? नहीं। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है कारगिल नाम की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव को सिर्फ चुनाव नहीं समझती, वो चुनाव को एक एक्सरसाइज समझती है। हम चुनाव के माध्यम से भी आपके बीच में आकर के आपको इस बात की लगा करते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान के हुक्मरान किसान मजदूर नौजवान के खिलाफ क्या काम कर रहे हैं। जो किसान का दिल है, जो खरीद की बात, वो बड़ी कारगिल कंपनी जिसका बजट, मेरे नौजवान साथियों, मेरे कर्मचारी दोस्तों, अगर सुन रहे हो तो समझो कि हिंदुस्तान का एक वित्तीय वर्ष में जो बजट होता, उस कारगिल कंपनी का बजट इसका 6 गुना है। आप सोचिए कि अगर वो एक बार आई तो हो सकता है एमएसपी के हिसाब से हमारा गेहूं 2000 की बजाय 2800 में खरीद ले, 3000 में खरीद ले, लेकिन उसके बाद वो तुम्हारे साथ क्या करेगी, इस बात को समझने की जरूरत है। जियो आई थी कुछ समय पहले टेलीकॉम के सेक्टर में, जियो धनाधन की बात चली थी, बड़े कम रुपए में पैक देकर के मजे लेने की बात हो रही थी। क्या हुआ? 500-600 रुपए की चपत लग रही है। क्या समझते हो? बड़ी कंपनियां आएंगी, वो तुम्हें लुभावने रूप के बाद इस प्रकार नोचने का काम नहीं करेगी। अरे कोई बड़ा पूंजीपति, कोई ठेकेदार, कोई पैसे वाला कोई चीज खरीदता है, वो किस लिए खरीदता है? मुनाफे के लिए। अगर रिलायंस, अंबानी, टाटा, बिरला, सिंघानिया ये हमारी यूनिवर्सिटी जो शिक्षा को खरीद रहे हैं, क्या समझते हो सेवा करने के लिए खरीदेंगे? नहीं, मुनाफा कमाएंगे और उनके मुनाफे का नतीजा होगा महंगी शिक्षा। महंगी शिक्षा का मतलब हो जाएगा हम शिक्षा, किसान मजदूर का बेटा ले नहीं पाएगा शिक्षा। रोजगार के साधनों पर कैंचियां चला दी, दोनों पार्टियां लगातार यही काम करती है। फर्क ये है, एक धीरे धीरे करती है, एकदम से कर रही है। रोजगार का बड़ा हमारा उपक्रम रेलवे बेच दिया, एयरलाइंस बेच दी, सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ बेच रहे। बिजली कंपनियों को 98 के अंदर बेचा था, तभी तो जाकर के हमारे ये बिजली के बिल जो अभी हमारी आंखों की रोशनी को 4 गुना और बढ़ा देते हैं। जैसे ही हम बिल को देखते, ये नतीजा किस चीज का? ये निजीकरण का। ये नतीजा किस चीज का? पूंजीवादियों के हक में लिए गए फैसलों का। और ये बड़ी कंपनियां किसानी के अंदर उतर जाएंगी तो हम अछूते नहीं रहेंगे। हमारी खेती पर संकट है, वो संकट इसलिए है कि हमारी खेत की जोत का आकार, हिंदुस्तान के आंकड़े कहते हैं, घट रहा। अगर वो यूं ही घटता रहा, हमारा उत्पादन घटेगा, हमारा कमाई और आय का स्रोत घटेगा, सरकारी नौकरियां बचेंगी नहीं, मजदूर बनने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। जब मजदूर बन जाओगे तो अभी सेंटर की गवर्नमेंट ने मजदूरों के खिलाफ भी एक कानून लेकर के आई। पहले शिकागो के अंदर, अमेरिका के शहर में 1800 के अंदर मजदूरों ने एक आंदोलन किया था, काम के घंटे निश्चित करो। भगत सिंह ने भी अपने एचआरआ से, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन 1928, फिरोज शाह कोटला मैदान में जब ऐलान किया था, तब उन्होंने भी उस वक्त ये बात की थी कि काम के घंटे निश्चित होने चाहिए। उस काम के घंटे 8 घंटे के निश्चित को हटा रहे हैं, उससे आगे वो 12 घंटे भी काम करवा सकते हैं। कंपनियों को पूरी छूट दी जा रही कि वो जब चाहे मजदूर को बाहर निकाल दे। आप सोच के देखो, कोरोना आया और हमारे जो साथी नौजवान बाहर फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, घर पर आ गए, वो बैठ गए, बेरोजगार हो गए। थोड़ा कल्पना करके देखो, खेती का आकार घटा हुआ है, तुम्हारे खेती का दाम मिल नहीं रहा, खेती घाटे की हो गई है, रोजगार के लिए सरकारी संस्थान बचे नहीं है, शिक्षा महंगी हो गई है। तुम एक मजदूर हो और उस मजदूर के बाद तुम्हारा वहां शोषण हो रहा है। अनाज खरीदने के लिए तुम्हें महंगे दाम में, काला बाजारियां होंगी तो महंगे दाम में मिलेंगे। क्या हालात होने वाली है, कल्पना करके यहाँ सुन करके सोच के देख लेना हमारी ये बात कि तुम्हारे अंदर से कलेजा पसीज उठ जाएगा। ये सोच के देखो, हमारी आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि जब हमारे हकों पर इस प्रकार हमले हो रहे थे, तुम लोग खामोश क्यों थे, तुम कायर और खुशदिल थे। उस वक्त हमारे पास उनको देने के लिए जवाब नहीं है। इसलिए हम कहते हैं इस खामोशी का आलम जो उतरा हुआ है, इस खामोशी के आलम को तोड़ना होगा और इस आलम को तोड़ने के लिए इनकलाब का नारा लगाना होगा। और इस इनकलाब को नारे को लगाने के लिए हमें इनकलाब के नारे के लोगों की हिफाजत करनी होगी, उनको मजबूत करना होगा। हम इस पंचायत चुनाव में आपके बीच में ये बात इसलिए लेकर के आए
कि पंचायत समिति के चुनाव में हमारे झंडे की ताकत को मजबूत कीजिए, हमारे साथियों को मजबूत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनको वोट देकर के जिताइए। आपकी आवाज, आपके इलाके, आपके क्षेत्र की समस्याएं उन पर वहां मुखरता से बोला जाएगा, क्योंकि हमारे सामने खतरा बड़े सियासतदान नहीं होते, उनसे भी बड़ा खतरा ब्यूरोक्रेसी होती है, जिसे लाल फीताशाही का चक्कर भी होता है। अभी तो हिंदुस्तान में कंपनी राज के आने की बातें चल रही हैं, वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी एक किसान और नौजवान को चक्कर कटा कटा के अधमरा कर देती है। और उससे अगर कोई सवाल करेगा अंगुली करके उसकी तरफ, वो सिर्फ लाल झंडे के लोग कर सकते हैं, बाकी राजनीतिक पार्टियां सभी कुचली होती इस मामले में वो नहीं करेंगी, क्योंकि वो लोग चोर हैं, वो नहीं करेंगे। दोस्तों आप ये बात को हमारे को समझिए, ये चुनाव एक चुनाव, इसको सिर्फ चुनाव मत समझिए, इसको अपनी लड़ाई समझिए, आने वाली नस्लों की खुशहाली की लड़ाई समझिए। क्योंकि अगर बोलने वाले लोग कमजोर हो गए और वो लोग कम हो गए तो यकीन मानना आने वाली नस्लों के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। मैं ये बात एक अनुभव को पढ़े हुए के आधार पर कह रहा हूँ। अफ्रीकी जो देश है, कई बार उनकी फोटोज देखते होंगे आप, जब अन्न उत्पादन और कुपोषण के मामले का कई बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऐसे आते हैं, तब बहुत ही कमजोर काले लड़कों की बच्चों की फोटो मिलाते हैं, इनको क्या अन्न है, जो विशेष उनके लिए काम करता है, ऐसा कहते हैं। वो हालात उनकी कैसे हुई? वो मल्टीनेशनल कंपनियां चली गई, उन्होंने वहां पर लूट की, उसके बाद उनके हालात पैदा हुए। अरे हिंदुस्तान में कालीकट के तट पर ब्रिटिशर्स ये बात के लेकर के आए थे कि हमें तो मसाले का व्यापार करना है, 200 साल तक खून चूसते रहे, और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी यही करेंगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम ये बातें जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कह रहे हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि वो बात वहां हो रही है तो हम उसे अछूते नहीं रहेंगे। देश की संसद में या देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि कल से नोट बंद है, तो यकीन मानिए कि शोभराबाद उस नोटबंदी के दायरे से बाहर नहीं रहा, उसमें आया है। और ये जो सेंटर के फैसलों की हम बात कर रहे हैं और उनके आने वाले हमले से और उनके जो भयानक रूप है, वो निश्चित रूप से हम उससे अछूते नहीं रहेंगे। हम ये बात आपको चेता देना चाहते हैं। और ये चुनाव का एक तरीका होता है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का, ताकि वो लोग इस बात को समझ सके कि लोग इस बात के विरोध में, हरियाणा पंजाब के किसान लोग सैल्यूट करते हैं जो किसानों के इस बात को उनके खिलाफ मुखरता से लड़ रहे हैं। हरसिमरत बीजेपी के झोले में बैठे थे, वो छोड़ के वापस आ गए किसान की बात पर। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, इस बात को समझिए, इस झंडे की ताकत को मजबूत कीजिए, ताकि अगर ये झंडा और ये ताकत मजबूत होगी तो आपके इलाके की क्षेत्र की समस्याएं, आपकी ये सड़कों की है जो हालात बड़े बदतर है यार, बड़े बदतर है, इनको सोचना और देखना चाहिए सरपंच साहब को, और आप लोगों को भी, नौजवानों को भी इसके लिए लड़ना पड़ेगा। आराम से नहीं भी आराम से होना होता तो जिस दिन ये पानी यहाँ पर ऐसे आया होगा उसी दिन हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। इसके पीछे हमारी खामोशी है, और वो खामोशी किसी चौकी पर बैठ करके आपस में बात कर लेने से नहीं होगी। उस खामोशी को तोड़ने के लिए इंकलाब को मजबूत करना पड़ता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करूंगा। इस ब्लॉक नंबर 17 से हमारी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार साथी विकोष को आने वाली